इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 4 इसका लेफ्ट साइड बराबर है। तो मैथमेटिक्स का रूल कहता है अगर लेफ्ट साइड आपस में बराबर है तो राइट साइड आपस में बराबर हो जाएंगे। इसलिए हम कहते हैं कंपेयरिंग इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 एंड 4, कंपेयरिंग इक्वेशन 2 एंड 4। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द CX। स्टूडेंट, हम सिंपल हार्मोनिक मोशन पढ़ रहे थे और इसमें हमने पढ़ा था कि कोई भी ऑसिलेशन अगर हमारे पास ये वाला इक्वेशन ओबे करता है, A इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -x, सो ऐसे इक्वेशन को, ऐसे मोशन, ऑसिलेटरी मोशन को हम सिंपल हार्मोनिक मोशन बोलेंगे। तो पिछले लेक्चर में आपने मास स्प्रिंग सिस्टम का देखा है। मास स्प्रिंग सिस्टम का जो ऑसिलेशन था वो इस इक्वेशन को ओबे कर रहा था, इसलिए हमने इसको ये कहा कि ये सिंपल हार्मोनिक मोशन है। आज हम एक और ऑसिलेटरी मोशन चेक करेंगे जिसको हम सिंपल पेंडुलम बोलते हैं और इसको हम ऑसिलेशन देंगे कि क्या ये मोशन सिंपल हार्मोनिक मोशन है कि नहीं। सबसे पहली चीज़ स्टूडेंट, आप ये करें कि सिंपल पेंडुलम होता क्या है। सिंपल पेंडुलम एक्चुअली इट कंसिस्ट ऑफ, हमारे पास एक अलाइट इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग होता है, ये कंस्ट्रक्शन है उसका, अलाइट इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग। एक ऐसा तार होना चाहिए जो जिसका मास वेरी लो हो, जो नेग्लिजिबल मास का हो और वो इनएक्सटेंसिबल हो, उसमें लेंथ में चेंज भी ना आए। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है ये टर्म कि लाइट भी हो स्ट्रिंग, बड़ा हल्का, और इनएक्सटेंसिबल भी हो। दूसरी बात, वन साइड ऑफ द स्ट्रिंग जो है is attached to a strong support, दूसरा, फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास ये एक पेंडुलम मैं इधर बना रहा हूँ, साथ साथ ये हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है और इसके साथ हमने वो लाइट स्ट्रिंग जो है इधर बांधा है। सो एक स्ट्रिंग हमने इसके साथ अटैच कर दिया है यहाँ पे, ये मास। दूसरा एंड जो है, सेकंड एंड, दूसरा पॉइंट जो है, द सेकंड एंड इज अटैच्ड टू, द सेकंड एंड इज अटैच्ड टू, ठीक है, टू स्मॉल मास। उस मास को हम कहते हैं बार, या आप ऐसे कह सकते हैं कि a small mass called bar is attached to the second free end of the pendulum। ये हमारे पास स्टूडेंट पेंडुलम बन गया। ये उसका लेंथ है, ये उसका मास है, और ये जो लाइट स्ट्रिंग है, इस स्ट्रिंग का मास जो है ये इस मास के मुकाबले में बहुत कम होना चाहिए। ये कुछ अप्रॉक्सीमेशन हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये हम आइडियल सिस्टम बना रहे हैं। ये जो हमारे पास जो पेंडुलम बन रहा है ये आइडियल पेंडुलम है, ठीक है। और यहाँ पे हम एयर का जो रेजिस्टेंस है वो भी हम नेगलेक्ट करेंगे। अब स्टूडेंट, इनिशियली अगर आप देखें इस सिस्टम पे टोटल कितने फोर्सेस अमल कर रहे हैं? दो फोर्सेस हमारे पास। एक इसका mg है, डाउनवर्ड जानिब mg, और एक ऊपर की तरफ इसमें टेंशन लग रही है। तो टेंशन और वो आपस में बराबर होते हैं, टेंशन इज इक्वल टू mg इनिशियली, सो देयर इज नो नेट फोर्स ऑन द स्ट्रिंग, सो मोशन नहीं होगी। नाउ इफ यू डिस्प्लेस द पेंडुलम फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन, ये उसका मीन पोजीशन है। आपने पढ़ा था कि जहाँ पे एफ नेट हमारे पास 0 हो तो उस सूरत में हम उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? मीन पोजीशन। अब इफ द स्ट्रिंग इज स्लाइटली डिस्प्लेस्ड फ्रॉम इट्स, इफ द मास इज स्लाइटली डिस्प्लेस्ड फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन, यहाँ पे हम इसको ले आते हैं। सो यहाँ पे स्टूडेंट आपके पास ये मास जो है एक स्मॉल थीटा से हमने इसको क्या कर दिया, ये थीटा वेरी स्मॉल थीटा है, ठीक है। ये एल मैं मिटा रहा हूँ यहाँ पे, इसका लेंथ इधर लिख रहा हूँ, और ये स्मॉल थीटा है। अब इस पोजीशन पे स्टूडेंट आप देखें हमारे पास m जो है, mg जो है वो डाउनवर्ड है, लेकिन यहाँ पे टेंशन जो है, टेंशन का ये डायरेक्शन है। अगर आप इसको ऐसे, ये टेंशन का डायरेक्शन है, समझ आ रही बात में। अब टेंशन का डायरेक्शन और mg के डायरेक्शन में एंगल आ गया है, थोड़ा सा एंगल। अब हम एक फोर्स को जो है वो रिजॉल्व करेंगे, या mg को रिजॉल्व करेंगे
या टेंशन को रिजॉल्व करें। यहाँ पे हम mg को रिजॉल्व करते हैं। mg के दो कंपोनेंट्स हैं, एक कंपोनेंट इसी डायरेक्शन में होगा ऐसे, और एक कंपोनेंट इसी डायरेक्शन में होगा। हमने रिजॉल्व कर दिया। ये जो टेंशन की डायरेक्शन में mg का कंपोनेंट है, मैं इधर इसको रेड से कर रहा हूँ, ये यहाँ से यहाँ, ये जो mg का डायरेक्शन वो है पार्ट है, इसको हम mg cos थीटा बोलते हैं, क्योंकि दिस इज द डायरेक्शन, दिस इज द कंपोनेंट ऑफ mg which is along the tension in the string, and this is the perpendicular component which is mg sin theta. अब स्टूडेंट, यहाँ पे जब हम इस पेंडुलम को छोड़ेंगे ना, तो ये पेंडुलम खुद ब खुद अपनी मीन पोजीशन की तरफ वापस आएगा ना। इसका मतलब है इसके ऊपर कोई रिस्टोरिंग फोर्स अमल कर रहा है, और रिस्टोरिंग फोर्स यहाँ पे किधर से आ गया? हमने तो इसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगाया हुआ। तो ये रिस्टोरिंग फोर्स एक्चुअली mg sin थीटा एक्ट एज ए रिस्टोरिंग फोर्स। यहाँ पे mg का जो sin थीटा कंपोनेंट है वो ऐसा काम करता है जैसा कि रिस्टोरिंग फोर्स। सो हम लिख सकते हैं कि mg sin थीटा एफ रिस्टोरिंग जो है, एफ रिस्टोरिंग, दिस इज एक्चुअली माइनस mg sin ऑफ थीटा। दिस इज लेट्स से इक्वेशन नंबर 1। अब रिस्टोरिंग फोर्स का हमें पता चल गया है स्टूडेंट। अब इम्पॉर्टेंट बात यह है कि हमारे पास साइन थीटा एक ट्रायंगल बन रहा है, लेकिन यहाँ पे इस चीज़ को अगर आप देख लें, ये डिस्टेंस जो है ये इसी तरह, ये वाला डिस्टेंस जो है ये इसी तरह स्टूडेंट कर्व डिस्टेंस है, ऐसे कर्व डिस्टेंस है। ये तो ट्रायंगल नहीं बन रहा। फॉर एग्जांपल अगर हम इसको O नाम दे दें, इसको A नाम दे दें और इसको B नाम दे दें, सो ये जो OAB है ये हमारे पास ट्रायंगल नहीं बनता। ज़रा आप लोग रिमाइंड कर दें, मैंने आपको बताया था सिंपल पेंडुलम वाले केस में कि SHM वाले केस में कि SHM वो मोशन होता है जो कि स्ट्रेट लाइन होता है। ये कंडीशन तो है, लेकिन साथ साथ SHM स्ट्रेट लाइन मोशन होता है। यहाँ पे तो मोशन स्ट्रेट लाइन नहीं है। ये स्ट्रेट लाइन कब बनेगा? जब हम थीटा को छोटा करेंगे। एक एनालॉजी ज़रा सुन लें। जब करंट पाथ होती है ना, करंट पाथ, इसको जब आप वेरी छोटे छोटे टुकड़ों में तकसीम कर देते हैं ना, तो जो छोटा टुकड़ा होता है वो ऐसे दिखता है जैसे का स्ट्रेट लाइन। अब इस टुकड़े को हम छोटा बनाने के लिए थीटा कम करेंगे। इफ़ थीटा इज़ वेरी वेरी स्मॉल, अगर थीटा कम हो तो ज़रा देखिए ये ए पॉइंट इधर होगा और ए पॉइंट इधर होगा, तो ये बिल्कुल ऐसे लग रहा है जैसे स्ट्रेट लाइन है। समझ आ रही बात? सो भाई यहाँ पे एक एनालॉजी लिख रहा हूँ कि हमारे पास इफ़ थीटा इज़ वेरी वेरी स्मॉल, देन हमारे पास उस सूरत में ये जो x है, s है, इस जो ब्लू है इसको हम s नाम दे रहे हैं। ये आर्क है, s क्या है हमारे पास? आर्क है, s जो है s, ये आर्क है। आर्क ऐसे लाइन होता है, और जब हम थीटा को वेरी स्लो कम कर देते हैं तो ये कार्ड बन जाएगा। देन s जो है s, ये बिकम x, और इसको हम फिर कार्ड बोलते हैं। ये फिर कार्ड जो है ये स्ट्रेट लाइन को बोलते हैं। ये समझ आ गई बात? थीटा को बहुत कम करें तो ये वाली लाइन, ब्लू लाइन, कम हो जाएगी, ये स्ट्रेट लाइन हो जाएगी। और जब ये स्ट्रेट लाइन हो गई, ये इसी तरह का लाइन बन गया, लेट्स से यहाँ पे ऐसे लाइन स्ट्रेट लाइन। अब ये ट्रायंगल बन गया ABO, ये एक ट्रायंगल बन गया। समझ आई बात? और ट्रायंगल हमारे पास इसी तरह है कि ये इसका लेट से परपेंडिकुलर है, ये इसका बेस है, और ये इसका हाई पार्ट है। समझ आ रही बात स्टूडेंट? तो हम यहाँ पे इस ट्रायंगल में हम लिख लेते हैं कि AOB ट्रायंगल, AOB जो है इज राइट एंगल ट्रायंगल। ये कब राइट एंगल ट्रायंगल है? जब हम ये वाली चीज़ इस्तेमाल करते हैं कि थीटा इज़ वेरी वेरी स्मॉल। सो ये राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा, राइट ट्रायंगल है। और राइट एंगल ट्रायंगल जो है स्टूडेंट, वो आपको पता है इसमें साइन थीटा बराबर होता है, साइन थीटा इज इक्वल टू वो परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाई पार्ट, ये इसके बराबर होता है। अब हमारे पास साइन थीटा बराबर हो जाएगा, साइन थीटा इज इक्वल टू, ज़रा आप परपेंडिकुलर देखें, परपेंडिकुलर x बन गया। मैंने यहाँ पे बोला s जो है वो हमारे पास x कार्ड बन गया। सो ये x डिवाइडेड बाय हाई पार्ट इसका क्या है? ज़रा देखिए, ये अगर L है तो ये वही स्ट्रिंग है, ये भी L हो जाएगा। सो हमारे पास ये L। अब साइन थीटा की वैल्यू हमारे पास फाइंड आउट हो गई है, वो कितनी है? x बाई L।
Now put the value of sin theta in equation 1. You will get f restoring is equal to minus mg और sin की थीटा की जगह मैं लगाऊंगा x by l. अब स्टूडेंट हमारे पास ये फोर्स जो है ये इस पेंडुलम में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करता है और जब ये एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करता है तो हम न्यूटन सेकंड लॉ इस्तेमाल कर सकते हैं कि हमारे पास एफ रिस्टोरिंग बराबर हो जाएगा कि एम ए. ठीक है, अब इसकी जगह एम ए लिख लो तो ये हमारे पास बन जाएगा एम ए इज इक्वल टू दिस इज माइनस एम जी एक्स बाय एल. एम एम के साथ कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास बन गया ए इज इक्वल टू दिस इज जी बाई एल इंटू एक्स माइनस. अब स्टूडेंट जी तो कांस्टेंट है, वो तो ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ है या ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है. यहाँ पे एल को हमने बोला था ये इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग है, लाइट इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग है. जब इनएक्सटेंसिबल है इसका मतलब है लेंथ कांस्टेंट है. जब लेंथ कांस्टेंट है और जी कांस्टेंट है तो इन दोनों को हम कांस्टेंट बोल सकते हैं. दोनों कांस्टेंट डिवाइड बाय कांस्टेंट इज इक्वल टू कांस्टेंट. सो हमारे पास स्टूडेंट ये बन जाएगा a is equal to minus constant time x. This is equation number let's say 2 and this is equation number 3. अब अगर एक कांस्टेंट और एक वेरिएबल को आप ख़त्म करेंगे तो फिर प्रोपोर्शनलिटी साइन लगाएंगे. सो a is directly proportional to minus x which is the condition for simple harmonic motion. इतना पता तो चला है कि सिंपल पेंडुलम जो है वो एक सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर है क्योंकि इसमें ये इक्वेशन ओबे कर दिया है. अब इसके बाद हम इसको चेक करेंगे कि इसका ये कांस्टेंट किस चीज़ के बराबर है. मैंने क्लियरली आपको उस सिंपल जो मास स्प्रिंग सिस्टम था उसमें आपको करा दिया था कि जी बाई एल का जो वैल्यू है, जी बाई एल की वैल्यू वो कांस्टेंट है और वो बराबर है 4 पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई टी स्क्वायर. अगर आप इसकी यूनिट देख लें और इसकी यूनिट देख लें, मैंने आपको करवाया है पिछले लेक्चर में, वो आप देख लें, इन दोनों की यूनिट बराबर होती है. तो कांस्टेंट की जगह हम इक्वेशन नंबर 3 में 4 पाई स्क्वायर डिवाइड बाई टी स्क्वायर लगा सकते हैं. हमारे पास हो जाएगा a इज इक्वल टू माइनस 4 पाई स्क्वायर डिवाइड बाई टी स्क्वायर इंटू एक्स. दिस इज इक्वेशन नंबर 4. अब स्टूडेंट हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 4 इसका लेफ्ट साइड बराबर है. तो मैथमेटिक्स का रूल कहता है अगर लेफ्ट साइड आपस में बराबर है तो राइट साइड आपस में बराबर हो जाएंगे. इसलिए हम कहते हैं कंपेयरिंग इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 एंड 4. कंपेयरिंग इक्वेशन 2 एंड 4. कंपेयर करके ये साइड उसका बराबर है तो ये साइड इसका बराबर हो जाएगा. इसलिए मैं कहता हूँ माइनस 4 पाई स्क्वायर divided by t square into x is equal to this is minus g by l into x. अब स्टूडेंट हमारे पास x x के साथ कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस के साथ कैंसिल हो जाएगा एंड हमारे पास रह जाएगा 4 पाई स्क्वायर डिवाइड बाई टी स्क्वायर इज इक्वल टू g बाय l. हमें टाइम पीरियड चाहिए, हम टाइम पीरियड फाइंड आउट करना चाहते हैं. सो टाइम पीरियड इस इक्वेशन को वो उल्टा कर दें, इसको भी उल्टा कर दें. जब इक्वेशन के दोनों साइड को आप उल्टा करते हैं तो वहाँ पे आपको साइन चेंज करना नहीं पड़ेगा. ठीक है, सो यहाँ पे टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 पाई स्क्वायर इज इक्वल टू दिस इज एल बाय जी. अब स्टूडेंट हमें टाइम पीरियड चाहिए, ये 4 पाई स्क्वायर उधर मल्टीप्लाई कर दो ऊपर चला जाएगा. सो टी स्क्वायर इज इक्वल टू दिस इज 4 पाई स्क्वायर एंड दिस इज एल बाय जी. हमें जस्ट टाइम पीरियड चाहिए, दोनों साइड पे अंडर रूट ले लें, टेकिंग अंडर रूट बोथ साइड. सो आपके पास ये बन जाएगा टी के ऊपर अंडर रूट लेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, जस्ट टी रह जाएगा. 4 के ऊपर अंडर रूट लेंगे तो ये 2 बन जाएगा. पाई स्क्वायर का अंडर रूट के साथ स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और एल बाई जी का अंडर रूट कैंसिल नहीं होता, वो जस्ट एल बाई जी आएगा. सो दिस इज द टाइम पीरियड ऑफ द सिंपल पेंडुलम.
टाइम पीरियड में ज़रा देखिए स्टूडेंट, एम्पलीट्यूड डिपेंड नहीं करता कि कितना लंबा लंबा ये ऐसे झूलता है, नहीं, ये डिपेंड करता है उसका लेंथ कितना है और ग्रेविटी कितनी है। ये ज़मीन के ऊपर करेंगे तो इसकी टाइम पीरियड कुछ और होगी, अगर इसी पेंडुलम को आप मून के ऊपर लेके जाएंगे तो वहाँ पे इसकी जो है टाइम पीरियड डिफरेंट हो जाएगी। सो टाइम पीरियड ओनली डिपेंड करता है किस चीज़ पे, लेंथ ऑफ द पेंडुलम पे और जी के ऊपर डिपेंड करता है। अब स्टूडेंट इन चीज़ को नोट करते, मैं ये वाला साइड मिटा रहा हूँ। फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी इसकी, फ्रीक्वेंसी हमारे पास बराबर हो जाएगी फ्रीक्वेंसी ऑफ सिंपल पेंडुलम। फ्रीक्वेंसी हमारे पास स्टूडेंट है, हमें पता है फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1/, टाइम पीरियड। सो टाइम पीरियड को उल्टा कर दे, ये फ्रीक्वेंसी बन जाता है। फ्रीक्वेंसी हमारे पास बराबर हो जाएगा 1/, और टाइम पीरियड की वैल्यू क्या है, वो है 2 पाई L/G। ठीक है जी, ये फ्रीक्वेंसी हो गई। फ्रीक्वेंसी स्टूडेंट यहाँ पे डबल डिनोमिनेटर आ गया, L/G पे डबल डिनोमिनेटर आ रहा है। अब इस डबल डिनोमिनेटर को ऊपर लेके जाएंगे, ये उल्टा हो जाएगा और ज़रब में चला जाएगा, तो फ्रीक्वेंसी विल बी इक्वल टू 1/2 पाई उसी तरह आएगा, और L/G जो है ये G/L बन जाएगा और ऊपर चला जाएगा। ठीक है, दिस इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ सिंपल पेंडुलम। अब फ्रीक्वेंसी स्टूडेंट ज़रा देखिए, वो भी G के ऊपर डिपेंड करता है और L के ऊपर डिपेंड करता है। L बड़ा करेंगे, यहाँ पे ज़रा देखें, अगर टाइम पीरियड पेंडुलम छोटा होगा तो वो जल्दी जल्दी उसका टाइम पीरियड कम होगा, अगर L बड़ा करेंगे तो वो लंबा लंबा ऐसे ऐसे जाएगा, टाइम उसको वो ज़्यादा लेगा, टाइम पीरियड ज़्यादा। इसी तरह फ्रीक्वेंसी जो है स्टूडेंट, L बढ़ाएंगे तो चक्कर की तादाद कम हो जाएगी। फ्रीक्वेंसी क्या है, वो चक्रों की तादाद को बोलते हैं, तो चक्रों की तादाद कम हो जाएगी। और अगर L कम करेंगे तो वो जल्दी जल्दी हो जाएगा, ज़्यादा चक्कर 1 सेकंड में कंप्लीट करेगा, तो उसकी फ्रीक्वेंसी भी क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है स्टूडेंट, तो ये है स्टूडेंट, इसमें कुछ MCQs कभी कभी आ जाते हैं। MCQs इसी तरह आ जाते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर किसी पेंडुलम का हम मास जो है वो 4 टाइम कर दे तो इसकी टाइम पीरियड के ऊपर क्या असर पड़ेगा या फ्रीक्वेंसी के ऊपर क्या असर पड़ेगा, इस तरह MCQs पे आते हैं। तो अगर आप मास को नहीं, L को। अच्छा, दूसरी बात ये है कि ये मास पे डिपेंड नहीं करता, पेंडुलम का मास चाहे बड़ा हो चाहे छोटा हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, फ़र्क पड़ता है लेंथ से और G से। अगर आप मास स्प्रिंग सिस्टम का देखिए, मास स्प्रिंग सिस्टम में लेंथ के ऊपर डिपेंड नहीं करता था, वो मास के ऊपर डिपेंड करता था। यहाँ पे मास के ऊपर डिपेंड नहीं है, लेंथ के ऊपर डिपेंड है। अब अगर L को हमने 4 टाइम बढ़ा दिया है तो इसका टाइम पीरियड कितना बढ़ेगा, ज़रा देखिए, L को 4L लगा दो, मतलब L हमारे पास 4L हो गया, 4 टाइम बढ़ गया, तो यहाँ पे लगा लो, टाइम पीरियड बराबर हो जाएगा 2 पाई और ये 4L डिवाइडेड बाई G। अब स्टूडेंट 4 का √2 होता है, ये बाहर आ जाएगा, T इज इक्वल टू हमारे पास इसका 2 बाहर लिख लेता हूँ, 4 का √2 होता है, और ये बाकी सारा इसी तरह लिख लेता हूँ, 2 पाई L/G। तो स्टूडेंट ये जो ब्रैकेट में टर्म है ये पहले वाला टाइम पीरियड है, ये ज़रा देखिए पहले का टाइम पीरियड है, और ये बाद का टाइम पीरियड है, इसको मैं डैश लिख रहा हूँ, तो टाइम T डैश हो जाएगा 2 टाइम्स T, मतलब टाइम पीरियड डबल हो जाएगा। अगर आप लेंथ को 4 गुना बढ़ाएंगे तो टाइम पीरियड डबल हो जाएगा। इसी तरह अगर आप फ्रीक्वेंसी की बात कर लें तो फ्रीक्वेंसी हाफ हो जाएगी, क्योंकि फ्रीक्वेंसी जो है वो टाइम पीरियड की उलट है। सो अगर 4 टाइम L के साथ फ्रीक्वेंसी दुगनी, टाइम पीरियड दुगना हो जाता है तो फ्रीक्वेंसी उसका क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। इसी तरह कभी कभी ये भी पूछा जाता है कि अगर एक पेंडुलम जो है वो कराची में पड़ा है, उसकी टाइम पीरियड इतनी है, अगर उसी पेंडुलम को मास भी वही है, लेंथ भी वही है, उसको हम मरी लेके जाएंगे तो इसके टाइम पीरियड के ऊपर कोई असर पड़ेगा कि नहीं। तो स्टूडेंट हाँ पड़ता है। ज़रा देखिए, कराची जो है उसमें वो सतह समंदर पे है, वहाँ पे ग्रेविटी ज़्यादा है, ग्रेविटी ज़्यादा है तो ज़रा देखें टाइम पीरियड कम होगा। और अगर आप मरी को देख लें तो मरी जो है वो हिली एरिया है, ऊपर है कराची के मुकाबले में, तो वहाँ पे G कम है, G अल्टीट्यूड के साथ कम होती है, आपने 9th में पढ़ा था। तो वहाँ पे G कम हो जाएगी तो टाइम पीरियड उसका क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो इसी तरह अगर एक पेंडुलम जो है वो ज़मीन पे उसका टाइम पीरियड कुछ है
उसको मून पे लेके जाएंगे तो टाइम पीरियड बढ़ेगा कि कम हो जाएगा? बढ़ेगा। क्यों? मून पे जी कम है ज़मीन के मुकाबले में। अब जी कम हो जाएगा तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। स्टूडेंट, ये आपका सिंपल पेंडुलम इसी तरह आपके कोर्स में तो नहीं है। अगर एक सर्कुलर बॉडी सर्कुलर मोशन कर रही है तो उसका जो प्रोजेक्शन है वो भी सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करता है। ठीक है। यही MCQs या जो भी जहाँ पे आपको कोई प्रॉब्लम हो आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह मैं जवाब दे दूँगा। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़। स्टूडेंट, इस सेक्शन में हम पेंडुलम पढ़ेंगे और पेंडुलम सिंपल स्ट्रक्चर ये है कि ये एक इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग है। ऊपर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के साथ ये अटैच है और नीचे ये स्मॉल जो है मास बॉब लगा हुआ है। अब इनिशियली ये मेन पोजीशन पे ये लाइन जो आपको नज़र आ रही है ये मेन पोजीशन है और मेन पोजीशन पे इस पर टोटल नेट फोर्स जो होता है वो ज़ीरो होता है, क्योंकि ऊपर की जानिब टेंशन और नीचे की जानिब जो mg है वो बराबर होते हैं। अब अगर इसको मैं थोड़ा सा डिस्प्लेस कर देता हूँ बाई सम एंगल, यहाँ पे ज़रा देखें, ये तकरीबन 15 डिग्री का एंगल मैंने दे दिया है और यहाँ पे इसको छोड़ देता हूँ तो ये रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से इस मेन पोजीशन से इर्द गिर्द ये जुड़ने लग जाएगा। यहाँ पे ज़रा देखें, अगर मैं इसको छोड़ दूँ, ये समझ में आ रही बात? अब स्टूडेंट, यहाँ पे ये जो ट्रेसिंग आपको नज़र आ रही है, यहाँ पे अगर मैं इसको स्लो मोशन में कर दूँ, मैं चेक करता हूँ कि इसका टाइम पीरियड कितना है। यहाँ से ज़रा देखें, स्टार्ट हो गया और ये वापस आ रहा है। यहाँ पे ज़रा देखिए, ये जब यहाँ तक वापस आ जाएगा तो हम इसको स्टॉप कर देंगे। ये तो इस हिसाब से इस लेंथ और इस मास के हिसाब से इसका टाइम पीरियड जो है 1.68 सेकंड उसकी टाइम पीरियड है। अब हमने फार्मूले में पढ़ा था कि टाइम पीरियड जो है वो मास पे डिपेंड नहीं करता बल्कि लेंथ पे डिपेंड करता है। अगर मैं थोड़ा सा इसकी मास बढ़ा देता हूँ, ज़रा देखिए, मास मैंने बढ़ा दिया है, ज़रा देखिए इतना बढ़ गया है, मास अब 1.5 kg बढ़ गया है। लेकिन अगर टाइम पीरियड आप देख लें, यहाँ से मैं अगेन उसकी चेक करता हूँ कि टाइम पीरियड अब कितना आ रहा है। एक मिनट, ये पूरा होने दें, ये जब वापस स्टार्ट हो जाएगा हम इसकी टाइम पीरियड अगेन चेक करेंगे। ये ज़रा देखें, पहले 1.68 सेकंड था, अब मैंने मास बढ़ा दिया है। अब चेक करते हैं कि इसका टाइम पीरियड कितना है। तो ये देखें, ये वही 1.68 सेकंड स्टॉप वॉच में थोड़ी सी मेरे से जो है वो इधर उधर हो जाता है। तो ये थोड़ा सा 0.04 जो फ़र्क आ गया है, ये हम उस एग्जैक्ट पोजीशन पे स्टॉप वॉच ऑन नहीं करते। मतलब ये कि टाइम पीरियड में कोई फ़र्क नहीं आया मास के साथ। अब हम चेक करते हैं इसकी टाइम पीरियड उसके साथ, लेंथ के साथ। तो देखिए, लेंथ में थोड़ा सा बढ़ा रहा हूँ, वही मास है, ठीक है, सिर्फ लेंथ बढ़ा दिया मैंने। अब मैं उसको वही 15 डिग्री एंगल दे रहा हूँ। तो 15 डिग्री पे अगर मैं उसको छोड़ देता हूँ, मैं स्लो मोशन में उसकी टाइम पीरियड फाइंड आउट करना चाहूँ, तो यहाँ से देखें, स्टार्ट, ठीक है, सॉरी यहाँ पे ये थोड़ा सा मैं अगेन इसको, ये मैंने लेंथ बढ़ा दी है, स्टॉप वॉच कर दिया, टाइम पीरियड फाइंड आउट करना चाहते हैं, वही 15 डिग्री एंगल, इसको छोड़ देता हूँ स्लो मोशन पे। अब हम इसकी टाइम पीरियड फाइंड आउट करना चाहें तो ये टाइम पीरियड बढ़ेगा, क्योंकि लेंथ हमने बढ़ा दिया ना, फार्मूले में आपको पता है। यहाँ पे जब ये दोबारा ट्रेसिंग शुरू होगी तो मैं इसको स्टार्ट कर देता हूँ। ये ज़रा देखिए, यहाँ से मैंने स्टार्ट कर दिया, पहले 1.68 सेकंड था, अब लेंथ मैंने बढ़ा दी है। ये ज़रा देखिए, यहाँ से लेंथ इतना हो गया है। अब इसकी टाइम पीरियड को ज़रा देखिए कितना बन जाता है। ये वापस आके ये देखें, 1.99, तकरीबन 2 सेकंड तक पहुँच गया। तो मास के साथ इसका कोई वो नहीं होता, ये सिर्फ डिपेंड करता है लेंथ के ऊपर और ग्रेविटी के ऊपर। अगर मैं ग्रेविटी को बढ़ाऊँ, ज़रा आप फार्मूले को देख लें,
तो ग्रेविटी नीचे है, मतलब ग्रेविटी हम ज़्यादा करेंगे तो टाइम पीरियड कम हो जाएगा। यहाँ पे ज़रा देखिए, मैं ग्रेविटी इसको बढ़ा रहा हूँ, ग्रेविटी बढ़ा रहा हूँ तो टाइम पीरियड को ज़रा देखिए, सॉरी ये सॉरी मैं अगेन कर देता हूँ, ग्रेविटी मैं बढ़ा रहा हूँ, लेंथ मैंने वही लिख लिया, ग्रेविटी बढ़ा दी है। अब मैं इसकी टाइम पीरियड चेक करना चाहता हूँ। यहाँ पे देखिए 15 डिग्री में दे रहा हूँ, तो यहाँ से मैं स्लो मोशन पे इसकी ये ज़रा देंगे, 2 सेकंड था ना पहले, अब ग्रेविटी मैंने बढ़ा दी है। अब हम चेक करते हैं, टाइम पीरियड कम हो जाएगा क्योंकि ग्रेविटी टाइम पीरियड के साथ जो है वो इन्वर्स रिलेशन है। अब ज़रा देखिए 1.67, अगर ग्रेविटी को हम कम कर देते हैं, यहाँ पे ज़रा देखिए मैं ग्रेविटी कम कर रहा हूँ, ग्रेविटी बहुत कम कर दिया। अब ज़रा देखिए इसकी टाइम पीरियड, सॉरी मैं अगेन इसको कर देता हूँ, ग्रेविटी मैंने कम कर दिया है, लेंथ मैं वही रखना चाहता हूँ, स्लो मोशन पे करता हूँ और यहाँ पे स्टॉप वॉच लगा देता हूँ। ये वही 15 डिग्री में अगेन दे रहा हूँ, तो यहाँ छोड़ के अब ज़रा देखें कितनी स्लो जा रहा है। तो ग्रेविटी कम करने के साथ टाइम पीरियड बढ़ जाएगी, बहुत बढ़ जाएगी। पहले आप ज़रा देखिए 1.57 सेकंड था, आप चेक करते हैं कि इसकी टाइम पीरियड वही पेंडुलम है, लेंथ उसकी हमने चेंज नहीं की है, लेंथ वही है जैसे हमने ग्रेविटी कम की है। तो ये ज़रा देखें अभी 2 सेकंड से भी ऊपर हो गया, समझ में आ रही बात ये। अब अगर मैं फ्रिक्शन को थोड़ा सा बढ़ाऊँ तो फ्रिक्शन क्या कर देता है कि इसकी एम्पलीट्यूड कम हो जाएगी। ज़रा देखें ये पहले एम्पलीट्यूड यहाँ तक था, अब एम्पलीट्यूड थोड़ा सा मैं बढ़ा देता हूँ, ज़रा देखें ये एम्पलीट्यूड इतना हो गया, दूसरी बारी से कम हो जाएगा, ज़रा देखें और कम हो गया, इस बार और कम हो जाएगा। तो ये हर बार इसके एम्पलीट्यूड में कमी आएगी, ये अब डैम्प्ड ऑसिलेशन हो गया, ठीक है। और लास्ट में ये पेंडुलम आखिरकार ज़ीरो हो जाएगा। और जब हम फ्रिक्शन ज़ीरो कर देते हैं तो उसका एम्पलीट्यूड फिर कांस्टेंट रहता है, इसकी एम्पलीट्यूड कम नहीं होती। तो ये तो स्टूडेंट पेंडुलम